नमस्कार दोस्तों, आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे वक्फ को लेकर के जो 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनमें कितना दम है, क्या दलीलें उसमें दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो दलीलें कितनी टिकेंगी या नहीं टिकेंगी। जो राजनीतिक दल हैं, जो मोदी विरोधी हैं और जो कहना चाहिए इंडी अलायंस से जुड़े रहे हैं या जुड़े हुए हैं, वो तो इसको संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनके मदरसे भी छीन जाएंगे, उनके कब्रिस्तान, उनके यतीम खाने, उनका तो सब कुछ लुट-पिट जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीएए पर जो आम मुसलमान था, उसको ये भ्रमित करने में कामयाब हो गए थे, उकसाने में, भड़काने में कामयाब हो गए थे। इसमें हमें मुसलमानों में ही थोड़ा-सा विभाजन दिखाई दे रहा है। कुछ इसको अच्छा बता रहे हैं, कुछ इनके बहकावे में आकर के सड़कों पर भी उतर रहे हैं। और अभी तक जो उग्र प्रदर्शन हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल में हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी सीमित दायरे में ही हैं अभी, और जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई हुई है, गाली-गलौच हुई है, नारेबाजी हुई है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में कहीं छुट-पुट हो रहा है तो हो रहा है, पर जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनको आगे करके पॉलिटिकल पार्टियां कल से कुछ तमाशा शुरू करने के बारे में प्लान बनाए हुए हैं कि 11 अप्रैल से पूरे देश की जो राज्यों की राजधानियां हैं वहां पर धरने प्रदर्शन वगैरह करेंगे। और आप जानते हैं कि 15 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री हैं, और कुल मिलाकर के एनडीए और बीजेपी की 21-22 राज्यों में हैं। तो वहां तो इनकी धुनाई हो सकती है अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया। और बाकी के जो राज्य बचते हैं उनमें अभी तो कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जयपुर डायलॉग के चेयरमैन संजय दीक्षित, और उन्हीं से आज समझने की कोशिश करेंगे। संजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। तो संजय जी, सबसे पहले तो हम जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं, इनमें कितना दम है, और कुछ है ऐसा जिसको लेकर के कुछ संशय है? सुप्रीम कोर्ट का जो कुल मिलाकर के रवैया रहा है अतीत में 3 कृषि कानूनों को, ये जो प्रदर्शन, धरने और ये 13 महीने का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसके मद्देनजर उसको बहाना बना करके पेंडिंग डाल दिया गया था। कहीं उस तरह की चीजें तो इस बार नहीं होंगी। और ये जो प्रदर्शन वगैरह की कॉल की गई है 11 अप्रैल से यानी आज से, तो इसके दबाव में तो मी लॉर्ड्स नहीं आ जाएंगे? देखिए, यदि इन याचिकाओं का विश्लेषण करना है तो वो हम बेसिकली तो मेरिट पे ही कर सकते हैं, क्योंकि मी लॉर्ड कब किस कारण से प्रेशर में आ जाते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता। हालांकि अगर यह देखा जाए तो आजकल मी लॉर्ड्स जो हैं वो उनके ही एक जज के कारण अधिक प्रेशर में हैं, तो वो फैक्टर भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस पर बिना अधिक समय व्यतीत किए हुए हम बात कर लेते हैं कि जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे जो इन्होंने उठाए जी। वो क्या है, उनमें कोई दम है या नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि साहब, किसी भी कानून का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसके हम कहते हैं प्रेसिडेंट है, वो तो ये है कि साहब कि कोई भी जो लेजिस्लेशन होता है, कोई भी जो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, तो ये प्रिज्यूम्ड होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें कभी भी ये आप ये देखिए कि कोई भी कानून स्टे नहीं होता था। ये
जो प्रक्रिया है या जो परंपरा है, ये अभी कुछ दिनों पहले आरंभ हुई है, और जिसमें आपने देखा ये फार्म लॉ वाला भी मामला आया था। उन्होंने कानून को स्टे किया। कानून को स्टे नहीं कर सकते थे, और कोई कारण भी नहीं था, लेकिन वो बहाना बना के कि साहब वो फार्म लॉज के लिए एजिटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। दैट इज एज वी से नन ऑफ देयर बिजनेस। तो इस तरह के पर कोई काम करे तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इधर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इनके जो चैलेंज दिए हैं, मैंने इनकी 1-2 याचिकाएं देखी भी हैं, लोग बता रहे हैं। जैसे विजय सरदाना जी ने सारी याचिकाएं देखी हैं, उनसे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ था। तो उनका कहना है कि वो सब एक तरह की कॉपी पेस्ट टाइप की है, और कॉपी पेस्ट में जो होता है वो इस तरह की बातें उन्होंने लिख दी हैं उसमें कि साहब के ये सबका उल्लंघन है, आर्टिकल 13 का उल्लंघन है, 14 का उल्लंघन है, 15 का उल्लंघन है, 16 का उल्लंघन है। 15-16 तो एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं, उसमें कौन सा उल्लंघन आ गया, हमें समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि साहब की ये चलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं लगाया लोगों ने, ये भी आश्चर्य की बात है, नहीं तो 19 का भी लगा देना चाहिए था, मुझे लगता है। फिर 21 राइट टू लाइफ का उल्लंघन है साहब, और उसके बाद फिर 25 तो है ही, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियस। 25 का तो वो कहते ही कहते हैं सबसे बड़ा उल्लंघन तो 25 का ही है। फिर डिनोमिनेशन राइट्स है आर्टिकल 26 का। फिर 29 और 30 ये वो सभी को अपने मन की संस्थाएं रखने का अधिकार है। ये मोर और लेस ये बनाया गया ये, और एक आर्टिकल 300A। और मेरा यह मानना है कि आर्टिकल 300A जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए जो रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, और जो रिट हाई कोर्ट सुनते हैं उसमें जुरिस्डिक्शन में अंतर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो सीमित है, वो केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन तक सीमित है। तो इसलिए जब भी कोई रिट पिटिशन वहाँ लगाई जाती है तो उसमें सारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वक्फ बिल है ये बेसिकली आर्टिकल 300A का उल्लंघन आप मान सकते हैं, यदि मानना हो तो। क्योंकि वक्फ बिल जो है वो है ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए। इसका जो प्रिएम्बल है वो कहता ही यही है। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है आरंभ में ही कि an act to provide for the better administration of awqaf and for matters connected therewith or incidental thereto। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको रखा गया है। तो मोटी-मोटी तो बात ये है, और सबसे बड़ी बात ये है कि भई यदि मूल एक्ट जो है, मूल एक्ट यदि वह कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि आप कहें कि साहब की जो उसका अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा मोटा-मोटा ये सीधा-सीधा दिखाई पड़ता है कि यदि मूल एक्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, उसको आप लोग भी मानते हैं कि हाँ साहब बड़ा अच्छा है, तो उसका जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता। जी, ये मेरे आरंभिक विचार हैं। आप म्यूटेड हैं। राहुल गांधी समेत संजय जी, जो तमाम लोग ये समझाने की और प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इस पर आपका क्या कहना है? ये मुसलमानों के खिलाफ क्या, ये राहुल गांधी ने जो कहा कि साहब कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है, वो मूर्खता की बात है। क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 25 अव्वल तो पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा भी होगा तो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि उसको वो समझ सके। क्योंकि आर्टिकल 25 में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट मतलब पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट्स का है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो राइट टू रिलीजन है ये ग्रेड 2 फंडामेंटल राइट है, ये ग्रेड 1 फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर कहीं इसमें इक्वालिटी इन्फ्रिंज करते हैं या कुछ करते हैं तो ये फिर इक्वालिटी वाला प्रोविजन इसके ऊपर प्रिवेल करेगा। अव्वल तो ये लिखा हुआ है।
फिर उसके नीचे आप चलेंगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि नंबर 2 जो है इसका 25(2), वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिगार्डिंग रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी which may be associated with religious practice। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अदर सेक्युलर एक्टिविटी, जैसे मैरिज जो है ना वो सेक्युलर एक्टिविटी मानी जाती है, तो मैरिज लॉ इनका बनाया ना ट्रिपल तलाक वाला लॉ, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया जी। इसी तरह से मान लीजिए इनकी जो ये हलाला की प्रथा है, जो हो सकता है इनकी थियोलॉजी में है, लेकिन उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके इनके तलाक की प्रैक्टिस बताई, मैरिज की प्रैक्टिस बताई, और बहुत सारी चीज़ें जो और लिखी हुई है वीमेंस राइट्स के संबंध में, वो सारी की सारी जो है वो सरकार रेगुलेट कर सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी मान लीजिए आप कह रहे हैं कि साहब कि हम तो हलाल बैंकिंग चलाएंगे, इनके यहाँ वो सूद हराम है, तो साहब हम तो हलाल बैंकिंग चलाएंगे, इस्लामिक बैंकिंग। तो ये नहीं कह सकते कि साहब इस्लामिक बैंकिंग, चूंकि हमारे इस्लाम में सूद हराम है तो इस्लामिक बैंकिंग को आप रेगुलेट नहीं करेंगे। बिल्कुल रेगुलेट। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, इनकी इतनी सारी जो रिलीजियस संस्थाएं बनी हुई हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलाती हैं, जमात उलमा हिंद है, ये सब है, ये सारी की सारी रजिस्टर्ड है कि नहीं संस्थाएं, सेक्युलर लॉज के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कि नहीं? इनके लिए कोई अलग सा लॉ नहीं है रजिस्ट्रेशन का। ये वक्फ का अलग से बना दिया, जो कि आराम से चैरिटीज और ट्रस्ट में रेगुलेट हो सकती थी। आज भी ये वक्फ को खत्म करके अगर इसको चैरिटीज में डाल दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 25 में ये एक चीज दी हुई है। और इसका ही बी पार्ट है, वो कहता है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। तो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म तो सरकार किसी भी रिलीजन में कर सकती है, किसी भी रिलीजन में कर सकती है। कोई गलत प्रैक्टिस चली आ रही है, उसको रिफॉर्म करना है तो वो कर सकती है ना। इनके अजान देने का, साहब हम तो अजान देंगे साहब लाउड स्पीकर से, कानून है पोल्यूशन एक्ट, उसको एनफोर्स करें आप या ना करें। उत्तर प्रदेश में एनफोर्स हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है वहां पर। इनके चाहते कल को ये कहेंगे कि साहब कि हमारा रिलीजियस अफेयर है तो आप सर तन से जुदा जो है वो हमारे लिखा हुआ है, तो हम सर तन से जुदा करें, तो आप इस पे FIR मत दर्ज करो। जहां शरीयत लागू है वहां पर है ये, वहां पर बेसिकली कोई कुरान में लिखा हुआ है कि साहब कि काफिर को मारना जुर्म नहीं है, कोई इधर उधर बड़ी छोटी बात थोड़ी है, लेकिन उसके बाद भी क्रिमिनल लॉ सबके ऊपर लागू होता है। तो इसलिए ये जो आर्टिकल 25 का जो भी ले रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल ही दम नहीं है, बिल्कुल ही जरा सा भी दम नहीं है। संजय जी, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या, इनकी दलीलें टिक पाएंगी या नहीं? देखिए, लॉ पर और लॉजिक पर तो इनकी दलीलों में कोई दम नहीं है, और ये क्यों नहीं है इसके बारे में देखें तो मैंने एक भी विष्णु जैन जी के साथ में एक विस्तार से चर्चा की थी इसके प्रावधानों के बारे में, और आपके ये जो लीगल चैलेंजेस हैं इनके बारे में, तो दर्शक उसको देख सकते हैं। और उसके अतिरिक्त मैंने अभी विजय सरदाना जी से भी चर्चा की है, तो वो विजय सरदाना जी से भी इन्हीं विषयों पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई है, तो उसको भी लोग देख सकते हैं, उनसे काफ़ी कुछ उनके समझ में आ जाएगा। और क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो हमने चर्चा कर ली है कि भाई किस तरह से इनकी जो चीज़ें हैं वो चलेंगी और किस तरह से नहीं चलेंगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, सेक्शन 40 हटा दिया गया। सेक्शन 40 क्या था
सेक्शन 40 एक तरफा क्लेम ये कर सकते थे बिना नोटिस दिए किसी को भी। अब इनके उसमें है कि साहब कि सेक्शन 40 गलत हटा दिया गया। अब इसको इन्हें दिखाना है ना कि भाई सेक्शन 40 कैसे गलत हटा दिया गया। एक अनरेगुलेटेड अनगाइडेड पावर एक ऐसी संस्था को दे रखी है जिसका अधिकार क्षेत्र एक छोटे से एरिया तक सीमित है और वो लगातार कब्जे किए जा रही है, लोगों के गांव हड़प ले रही है, बिल्कुल किले हड़प ले रही है, एएसआई की प्रॉपर्टीज हड़प ले रही है। तो ये कैसे आप बताइए संभव हो सकता है कि कोर्ट कह दे कि नहीं नहीं नहीं। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई पूरा एक एक्ट है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो हो सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। पूरा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो संभव ही नहीं है, और दैट इज कंप्लीटली रूल्ड आउट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में जैसे उदाहरण दे देता हूं मैं आपको कि आपका एक जब अयोध्या में अधिग्रहण किए गए थे, अयोध्या एक्ट आया था 93 में शायद आया था अयोध्या एक्ट। तो अयोध्या एक्ट में जो भूमियां थी वो अधिग्रहण कर ली गई थी आपके गर्भगृह के या जो बाबरी मस्जिद का जो मेन एरिया था तथाकथित ढांचे के, उसके आसपास की 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी जो विश्व हिंदू परिषद के पास थी। और अधिग्रहण करने के साथ साथ उसमें उन्होंने ये भी प्रावधान कर दिया था कि साहब अयोध्या से संबंधित जितने भी विवाद हैं वो समाप्त समझे जाएंगे। ऑल द सूट्स शैल अबेट, ये उसका लैंग्वेज थी। तो कोर्ट में गया मामला, मुस्लिम पक्ष लेके गया, वो फेमस जजमेंट है इकबाल फारूकी वाला। तो इस इकबाल फारूकी वाले जजमेंट में निर्णय हुआ कि ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्ट जो है वो इंट्रा वायरस है, ऐसा एक्ट संवैधानिक है। लेकिन वो जो अबेटमेंट वाला जो एक उसमें क्लॉज था उसको उन्होंने अल्ट्रा वायरस यानी असंवैधानिक डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो किसी से भी जुडिशरी के पास जाने का और ट्रायल का राइट नहीं छीन सकते। तो एक्ट तो रह गया, एक क्लॉज उसका उड़ गया। तो इनकी जो बेस्ट होप है, जो बेस्ट दैट दे कैन डू इज कि भाई कुछ क्लॉजेस के ऊपर ये कॉन्सेंट्रेट करके और कहें कि साहब ये असंवैधानिक है। जैसे सबसे ज्यादा हल्ला किस पे मचा रहे हैं कि साहब इसमें जो है वो नॉन मुस्लिम को रख दिया गया। ये जो काउंसिल्स हैं अलग अलग, सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स को रख दिया गया। तो अव्वल तो ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, सबसे मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ के सुनाया, ये रिलीजियस बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, हाँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कोई भी बन सकता है। जैसे कि बहुत सारे इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है, आपने देखे कि जो मुस्लिम्स जो हैं वो ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि आप वक्फ करने के बजाय यदि ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो आप ट्रस्ट बना सकते हैं। सही। तो अगर ट्रस्ट में जा रहे हैं आप, कोई मुसलमानों ने ट्रस्ट बना दिया और उसका जो है एक चैरिटी कमिश्नर होता है या ट्रस्ट का कोई अधिकारी होता है, वो ये क्लेम करेंगे क्या कि साहब की वो मुस्लिम ही होगा। वक्फ एक्ट तो 1913 में आया, उसके पहले जो भी मुस्लिम जो डोनेशंस करते थे या कुछ भी करते थे तो ट्रस्ट और चैरिटी के अंतर्गत ही तो करते थे। और 1913 में भी बड़ा लिमिटेड था, ये तो वाइड हुआ है 1954 में जब हमारे नेहरू जी जो हैं वो अपने मुस्लिम प्रेम में ग्रसित होकर और इसको इन्होंने इस तरह का रूप दिया। और वो रूप भी इसीलिए दिया क्योंकि उनके ऊपर मौलाना आज़ाद वगैरह का प्रेशर था कि साहब ये लोग जो चले गए हैं इनकी ज़मीनें जो हैं वो बजाय हिंदुओं को देने के और वक्फ इत्यादि को दे दी जाए, जो उन्होंने उनको काफ़ी हद तक ओबलाइज भी किया। तो ये तो लूट हुई है, एक हिस्टोरिकल
लूट हुई है हिंदुओं के साथ में। अब उनको तो वापस लेने का बड़ा लंबा पेचीदा वो है इसमें। हमारा ये भी इसमें ऑब्जेक्शन था, क्योंकि मैंने स्वयं ने पिटीशन लगाई थी वक्फ एक्ट के विरुद्ध हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसने सुना ही नहीं, बिल्कुल बिना सुने डिस्मिस कर दिया। अब वो कभी मिलेंगे मुझको, रिटायर हो गए हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा कि उस दिन तो आप कह रहे थे कि ये सारा पॉलिटिकल है और हम पब्लिसिटी के लिए लगा रहे हैं, अब बोलिए जरा। तो एक ये मुस्लिम वाला है, बाकी अजीब अजीब से तर्क हैं। एक इसमें लिया गया है कि साहब ये जो डिजिटाइजेशन और ऑडिट और स्क्रूटिनी ये सब है, तो दिस इज अनफेयर स्क्रूटिनी। सोचिए आप, दिस इज अनफेयर स्क्रूटिनी। अब ये कौन सा लॉ लगाएंगे इसमें कि अनफेयर स्क्रूटिनी है? मेरे तो समझ में नहीं है। इस तरह की बातें हैं, अधिकतर तो बेहूदी बातें हैं, अधिकतर इसमें बेहूदी बातें हैं। कुछ बातें ये लोग कहते हैं कि साहब एक और ग्राउंड लेते हैं कि साहब जो रेटरिक ज़्यादा है कि साहब हमारी मस्जिदों में क्या ये लोग तय करेंगे। अरे भाई, मस्जिदों में और मुतवल्ली को और मदरसों को उसमें किसी नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं किया गया है। जो प्रोसेस है इसको वक्फ में लेने का और वक्फ डिक्लेयर करने का, सबसे पहले तो उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। उसमें से जो आर्बिट्रेरी प्रोविजंस थे उनको हटाया गया है। हमने तो ऐसे ही चैलेंज किया था ना कि आर्बिट्रेरी प्रोविजंस हैं, अनगाइडेड है। अगर ये समझना हो कि साहब कैसे किया गया है, तो जो मैंने पिटीशन डाली थी वो मैं आपको भेज देता हूँ, उसको पढ़ लीजिए आप कि हमने कैसे कैसे प्रोविजंस को, और उसमें मोस्टली ये था कि साहब ये आर्बिट्रेरी है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप किसी को नोटिस दिए बिना, किसी की सुनवाई किए बिना, किसी की जमीन को आप रजिस्टर कर लें और उसको बताएं भी ना। ये तो पूरी तरह से जो जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक सिद्धांत हैं उनके ही विरोध में। बिल्कुल। तो इनको इन बेसिस पे हमने चैलेंज किया था। अभी एक बाकी है ट्राइब्यूनल वाला, उसको हम सोच रहे हैं कि इसको चैलेंज करें, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो बनते हैं वो संविधान की धारा 323 ए और 323 बी में बनते हैं। 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो आप जानते हैं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है, वो बनते हैं, वो सर्विसेज के लिए बनते हैं। और उसके बाद 323 बी है, वो 323 बी में 8 कंडीशंस दी हुई हैं, 8 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि साहब इन सब्जेक्ट्स पर ट्राइब्यूनल बन सकते हैं। उसमें चैरिटी नहीं, उसमें ट्रस्ट नहीं, उसमें वक्फ नहीं, और कोई उसके आसपास दूर दूर तक कोई इस प्रकार का कि आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में कोई ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। रेंट के मामले में ट्राइब्यूनल बनना है तो उसका स्पेसिफिक मेंशन है उसके अंदर कि रेंट के मैटर्स में बना सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के मैटर में बना सकते हैं, और आपके इनकम टैक्स में बना सकते हैं, कस्टम्स में बना सकते हैं, सारी चीजें लिस्टेड है। तो जो चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी नहीं हुई है, आपने ट्राइब्यूनल बना कैसे दिया? ये भी हमने चैलेंज किया था कि ट्राइब्यूनल नहीं बन सकता। ट्राइब्यूनल हटाया नहीं है, मैं तो कहता हूँ ट्राइब्यूनल भी हटाया जाना चाहिए और लोगों को सिविल कोर्ट में एक्सेस होनी चाहिए। जी। और ये जो होड़ लगी हुई है पॉलिटिकल पार्टियों में, कांग्रेस की तरफ से भी और डीएमके की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं मुसलमानों के प्रति इतनी फिक्रमंदी, और कम से कम सनातनियों के लिए तो कभी इनकी चिंता इस तरह की दिखाई देती नहीं है। सर अब इनको तो क्या कहें, आज पृथ्वीराज चौहान ने ये कह दिया कि साहब की तैमूर राणा को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। मतलब उनको 26/11 में जो 175 लोग मारे गए उसकी चिंता नहीं है, बजाय ये कहने के कि अब 175 लोगों को जो है वो न्याय मिलेगा। ये नहीं कह रहे, ये कह रहे तैमूर राणा को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो जिन लोगों का कॉन्शियंस जो है वो इतनी बुरी तरह से मर गया है, उनके लिए तो आप क्या ही कह सकते हैं। मतलब
वोट लेने के लिए अपनी माँ को भी बेचना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। हद ये है। डेमोक्रेसी के एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये जो होड़ दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी अपने आप को सबसे आगे शो करने की कोशिश कर रही, हाँ, प्रत्यक्ष बिल्कुल तौर पर कर ही दिया उन्होंने। प्रत्यक्ष तौर पर अब भले ही होड़ बयान करेंगे दे ये रही लोग, कहीं लखनऊ में प्रदर्शन कर दिया तो मारे जाएंगे, बगैर मतलब पिटाई होगी। आज आज डिम्पल यादव का बयान देख रहा था मैं, बड़ा संकोच करते हुए कह रही थी कि नहीं, वो शांतिपूर्ण तरीके से तो प्रदर्शन करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। वहां मुजफ्फरनगर में किसी ने काला वो बांध लिया था, एक फीता, उस पर जुर्माना ठोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो सबसे अधिक प्रॉपर्टी 2,12,000 सुन्नी और 75,000, लगभग 75,000 शिया, लगभग 3 लाख प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है। टोटल शायद 8.5 लाख प्रॉपर्टीज है। तो भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि कल 3 लाख प्रॉपर्टी वाले, कल मतलब शायद आप जब इसको लाइव करेंगे तब तक आज हो जाएगा। जी हाँ। तो आज उत्तर प्रदेश में जहाँ लगभग 33% प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ क्या होता है ये देखने का विषय रहेगा, अति रोचक रहेगा। और ये तमाशा कब तक चलेगा? अलग अलग राज्यों की राजधानियों में, फिर दूसरी जगहों पर धरने प्रदर्शन सीएए की तरह चल पाएगा या फुस हो जाएगा? थोड़ा कठिन रहेगा। कठिन इसलिए रहेगा कि फंडिंग नहीं है अभी। एक तो फंडिंग नहीं है और डीप स्टेट खुल के साथ में आ नहीं सकती, और ट्रम्प जो है वो किसी भी इस्लामिस्ट कॉज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो एक इंटरनेशनल इशू बनाना ये चाहते हैं वो बनेगा नहीं। इस्लामिक कंट्री कोई साथ में है नहीं, क्योंकि किसी भी इस्लामिक कंट्री में इस तरह का कानून नहीं। और न केवल ये मैं तो लाइव कर रखा है, आज फिर से डाल दूंगा मैं, कि जो इनका खुद का इस्लामिक लॉ है, और वो किताबुल वक्फ, फतावा आलमगीरी की है किताबुल वक्फ, उसमें तो वक्फ का बहुत ही सीमित रोल है, और कहे साहब वक्फनामे के बगैर वक्फ नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि अगर वक्फ परमानेंट करना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो मीट आउट करनी पड़ेगी, तभी वो वक्फ परमानेंट होगा, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। सही। और ये लोग कह रहे हैं कि साहब कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अरे तो भाई अपने अब्बा औरंगजेब को तो देख लो, वो क्या कह गया है। उसको तो आप वली मानते हो अपना, वली की बात नहीं मान रहे हो। जब जमीन हड़प नहीं होती तो जो मर्जी वो कर लेते हो, वक्फ बाय यूजर डाल देते हो। वक्फ बाय यूजर, ये कह रहे हैं कि साहब वक्फ बाय यूजर गलत हटा दिया। अरे भैया, वक्फ बाय यूजर 1995 से पहले तो था नहीं। 1995 में बाई स्टैच्यूट यानी बाय लॉ वो लाया गया, बाय लॉ 2025 में हटा लिया गया। ये तुम्हारा वेस्टेड फंडामेंटल राइट कैसे बन गया? एक लीगल राइट था, और लीगल राइट लेजिस्लेशन से आता है, लेजिस्लेशन से हट जाता है, हटा लिया गया। इतनी सी बात। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर।